हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। साइंस में यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की बात करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न ये पार्ट होता है, इससे इसके हम आंकिक प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। ये है राजीव क्वेश्चन बैंक। राजीव क्वेश्चन बैंक में जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं मिले हैं, छोटे से बड़े जिनमें भी अंकों का प्रयोग किया गया है, सभी कुछ हम हल करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना एडिट किए हुए हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं और सब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल में चलने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के जो कैटेगरी है, उसमें जो पहला ही प्रश्न है वो आंकिक प्रश्न से संबंधित है और ये 1 नंबर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। आइए देखते हैं कि कैसे करना है इस पहले प्रश्न को। कह रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस और दर्पण की बात कर रहे हैं कि फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए, फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है दोनों की। अगर आपको माइनस में फोकस दूरी मिले तो चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, वो होने वाला है अवतल। ठीक है, अवतल होने वाला, पहला वाला विकल्प अवतल होने वाला है। और अगर यही प्लस में मिल जाएगा तो दोनों ही स्थितियों में लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल होने वाला है। ये याद रखना है। माइनस है तो अवतल, प्लस है तो उत्तल। दोनों ही स्थितियों में कोई यहाँ पे संकोच की बात नहीं है, बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आंकिक प्रश्न नहीं है तो उन्हें आप खुद ही रटें, लेकिन हम आंकिक प्रश्नों की ही केवल अकेले बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो केवल आंकिक प्रश्नों को हम देखेंगे, जिनमें भी अंकों का प्रयोग नहीं है उन्हें हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, दूसरे प्रश्न के तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या और अवतल, यहाँ पे अवतल दर्पण दिया हो या लेंस दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या दी है और फोकस दूरी के बारे में बात करने की यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है जो r से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फोकस दूरी का दुगना होता है। फोकस दूरी का दुगना होता है। अगर इसके उल्टे इसी जो सूत्र को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। और ऐसी स्थिति में आप समझ पा रहे होंगे कि अगर वक्रता त्रिज्या हमको दी है 20 सेंटीमीटर, तो उसका आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा ही हमारा फोकस दूरी होता है। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, उसका आधा कर देंगे 10 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर रही बात। चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 है। उत्तल दर्पण दिया गया है और इसकी फोकस दूरी दी गई है और अगर हमसे वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगना होती है। तो फोकस दूरी अगर 10 दिया है तो उसका दुगना 20 कर देंगे। 20 सेंटीमीटर हमारे उत्तर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 अकेले दिया गया है। कुछ विकल्पों में आपको +20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये उत्तल है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तल है इसलिए प्लस करेंगे, और अगर वो अवतल होता तो वो माइनस करते हैं। ठीक है जी, अवतल और उत्तल में याद रखेंगे। अगर फोकस दूरी, देखिए उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में रहेगी। ठीक है, प्लस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उसके लिए वक्रता त्रिज्या भी प्लस में रहेगी। और अगर अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में रहेगी और उसके लिए वक्रता त्रिज्या भी माइनस में रहेगी। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, कह रहे हैं किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात। फोकस दूरी ज्ञात क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या यानी r का मान 32 है, तो उसका आधा ही तो अपना फोकस दूरी होगी, तो 16 कर देंगे। इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार ये 2020 में, 16 में, 21 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सूत्र है, दोनों सूत्र एक ही हैं। ठीक है, उनको उलट के लिखा गया है, बस इतने से बड़े और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो सूत्र है एक महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है।
तो बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। एक दर्पण की, एक दर्पण है, दर्पण कैसा है उससे कोई फर्क नहीं, उसका कुछ नहीं पता है, बस वक्रता त्रिज्या 40 दी गई है। वक्रता त्रिज्या जब 40 दी गई तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी, फोकस दूरी आधी, 40 का आधा 20, 20 सही जवाब होगा पहला वाला विकल्प। अब 7वें सवाल को हम छोड़ते हैं, वहाँ पे अंक एक प्रश्न नहीं है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सवाल एक अंक एक प्रश्न है, तो उसे देख लेते हैं। कहा गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 20 है, उसकी वक्रता त्रिज्या उसके दुगनी होगी, 20 को दुगना 40, सही जवाब। और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 13वां प्रश्न जो है एक आंकिक प्रश्न है। यहाँ पे इसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या की ही बात कर रहा है। यानी शकलें बदल बदल के आएंगे प्रश्न, 2012 में और 19 में दोनों में आ चुका है ये प्रश्न। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शकल बदल के आ रहा है, लेकिन काम वही है। फोकस दूरी दे रखा है, त्रिज्या की बात आ रही है, पृष्ठ की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो 12 को 2 24 आप सही जवाब लगा देंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ये प्रश्न खत्म हो गया। 14वां प्रश्न एक अंक प्रश्न नहीं है, 15वां एक अंक प्रश्न है। तो 15वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, उसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी 15 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 15 का 2 30 हो जाएगी, 30 सही जवाब हो गया। और यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, यहाँ पे भी अंक दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी हम बता देते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, आपको अनंत याद रखना है, ठीक है, अनंत होती है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध ये एक सूत्र है सीधे सीधा, और ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ये हमने लिख करके रखा है, यही सेम सूत्र है, यहाँ पे स्मॉल r का प्रयोग किया गया है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी विशेष नहीं है इस प्रश्न में। तो आपको याद रखना है, याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। 18वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 15 है, फोकस दूरी होती है, देखिए वक्रता त्रिज्या का आधा, 15 का आधा 7.5। अब ये अवतल है, देखिए यहाँ पे वही बात आ गई प्लस माइनस वाली ना, अवतल है। देखिए पहले बात तो 15 वक्रता त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी उसका आधा होगी 7.5। अब चूंकि ये अवतल है, क्या है? ये अवतल है, इसलिए ये माइनस में रहेगा। बी वाला विकल्प आप सही करेंगे। -15 फोकस वक्रता त्रिज्या रहेगी, फोकस दूरी -7.5 रहेगी, तो बी वाला विकल्प आप सही लगाएंगे। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न, वो भी एक आंकिक प्रश्न है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। देखिए भाई, ये समतल दर्पण है, आप वस्तु को जितना दूरी पर सामने रखते हैं दर्पण से, उतना ही अंदर वो बनता है उसका प्रतिबिंब। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर इधर रखा है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। बस आपको समझना ये होगा कि इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पूछ रहा है या प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे दर्पण माने शीशे से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको क्या दिखाई दे रही है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 दिखाई दे रही है, तो आप 10 लगा दिए हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और आगे कौन सा? ये रहा 23वां प्रश्न जो मिलता है, वो मिल रहा है एक आंकिक प्रश्न। तो अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे कहा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जबकि पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो प्रकाश का पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक क्या होता है? 1 and 2। तो ये होता है n2/n1, n2/n1, और v1/v2 होता है, v1/v2 होता है। फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। अगर अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहा है, अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो दूसरे का अपवर्तनांक बेटे पहले का अपवर्तनांक। लेकिन अगर वेग की बात आ जाती है तो v1/v2 होगा। रट के रख लो भैया, v1/v2 n2/n1, ध्यान से रखना, याद रखना। और अब बात कर लेते हैं। देखिए वायु में प्रकाश की चाल, देखिए v1 जो है वायु में प्रकाश की चाल ही है, ठीक है।
और V2 जो है ये पदार्थ में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और पदार्थ में प्रकाश की चाल कितना है 1.5 × 10⁸। यहाँ पे 10⁸ पूरा काट डालो, यहाँ से दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 15 दूनी 30, कितना दिखाई दे रहा है 2। तो अपवर्तनांक कितना कह दो 2। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला याद हो गया तो एक ही और याद कर लो, वायु के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक इसके बराबर तो होता है C/V। C कहाँ, जहाँ पे आपका जो C है वायु में प्रकाश की चाल होती है भैया, प्रकाश की चाल, ये सूत्र आपको याद रखना है। और V जो होता है वो होता है पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है, और n तो अपना अपवर्तनांक होता है। तो n बराबर C/V भी याद रखेंगे, तब पर भी ये काम हो जाएगा, सेम टू सेम यही काम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चल सकते हैं, ये वाला हो गया।